हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं और आपका ये यूनिट 10 टॉपिक है। कौन सा यूनिट 10 टॉपिक है? यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की जो है परीक्षा धाम किताब के माध्यम से बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने अपनी मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार के बारे में टोटल डिटेल से बात किया था और दूसरी वीडियो में हमने उससे ही एमसीक्यू की जो है बात की थी। तो हमने एक में बात की थी आपकी डिटेल में, मतलब कि सब्जेक्टिव वाइज जो है हमने बात की थी। दूसरा आपका हमने वीडियो में एमसीक्यू कवर किया था। जिस तरह हमने आपको बताया था कि प्रत्येक चैप्टर में हम 2 वीडियो बनाएंगे, तो उसी फॉर्मेट बन रही है। आज की हमारी दूसरी वीडियो है और दूसरी में जनजातियों से संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। जनजातियों से जो आपके संविधान में कौन कौन से प्रावधान है यहाँ की बात करेंगे। और सबसे मोस्ट टॉपिक ये वाला है और जनजातियों का विवरण से सबसे ज्यादा टॉपिक है। लेकिन अभी नया चैप्टर भी जोड़ा गया है, घुमंतु जनजातियां और विशेष पिछड़ी जनजातियां, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हालांकि आज हम जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहे हैं। चलिए इसकी तरफ चलते हैं और हम आज की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 6 तरीके के प्रावधान है। एक आपका है शैक्षणिक प्रावधान, दूसरा है सामाजिक प्रावधान, तीसरा है राजनीतिक प्रावधान, चौथा है विधिक प्रावधान, पांचवा है संस्थागत प्रावधान और छठवा है अन्य प्रावधान। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग प्रावधान कैसे हैं, तो अब हम एक एक करके ही बात करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित प्रावधानों की बात करेंगे। किस आर्टिकल में किस चीज के बारे में जनजातियों के लिए बोला गया है, एक बार ध्यान रखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें हमारे ऐप से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करेंगे शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी प्रावधान की, तो आर्टिकल जो 15 है, अनुच्छेद 15 है, इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के बारे में बात यहाँ पर की गई है। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 क्या कहता है कि अन्य पिछड़े वर्गों जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं के विकास के लिए विशेष प्रावधान भी किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है सबको देने की बात करता है। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उस जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने के बारे में। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 250 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने का प्रावधान है। तो शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन कौन से प्रावधान है? अनुच्छेद 15 में, 15 के 4 में, 16 में, 29 में, 46 में, 244 और 350 में। ये आपको जो आपके 7 आर्टिकल हैं इनको याद कर लो एक बार, तो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। अभी इसकी किसकी बात की है? शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। अब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और शिक्षा बालाश्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। मानव के दुर्व्यापार, भिक्षा एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन और बाल श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। मतलब कि कारखानों में जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों को कारखानों में लगाने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17, 23 और 24 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो अभी हम राजनीतिक संबंधित प्रावधानों की बात करेंगे। तो अभी हमने 2 प्रावधान की बात की, आपकी शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक। अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रावधानों की। राजनीतिक प्रावधानों को इंपोर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से ज्यादा आपके आर्टिकल है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 243D 243 कहता है कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में जनजाति कल्याण हेतु एक पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 243D कहता है नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। देखो 243D क्या कहता है? पंचायतों संबंधित है। और 243T की बात की जाए क्या कहता है? नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 275 कहता है संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के अधीन विशेषीकृत राज्य SC ST को अनुदान सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है, लोकसभा एवं राज्यसभा में। अनुच्छेद 332 जो है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, ये विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव में करता है। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को राज्य की विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए एक लोक अधिसूचना जारी करने का प्रावधान के बारे में बात कहता है।
तो राजनीतिक 19, 243 डी, 164 एक, 243 टी, 275, 330, 332 और 342। देखो एक बार में याद नहीं होंगी आपको, या तो 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज पैसा 1996 अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह दिसंबर 1996 24 दिसंबर 1996 को यह जो है लागू किया गया था। इसका पूरा नाम था पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज। यह अधिनियम वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड, ये 10 राज्यों में आपका पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज लागू है, आपका ध्यान रखिएगा। भोपाल सिंह भूरिया समिति का गठन 1994 में किया गया और इसी की सिफारिश पर पैसा अधिनियम की रूपरेखा को जो है तैयार भी किया गया था। पैसा नियम के उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उन ग्राम सभाओं को अधिकार देना, प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, जल और जमीन पर स्थानीय जो आदिवासी हैं उनको नियंत्रण को सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना, परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार शासन का अधिकार जो है देना। पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज पैसा मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, 10 राज्यों में लागू है लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो 15 नवंबर 2022 की जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियमों को अधिसूचित जो है किया गया था। अब देखो यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो याद होने चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया गया था और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियमों को अधिसूचित भी किया गया था। पैसा नियम मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकास खंड, मतलब कितने हैं? 89 आदिवासी विकास खंडों में जो है लागू है। पैसा नियम मध्य प्रदेश के 20 जिलों पाडरना को मिलाकर 21 जिलों में जो है लागू किया गया है। 15 नवंबर 2022 को शहडोल में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने पैसा नियमों की पहली प्रति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। 2021 को पैसा अधिनियम के 25 साल पूरा होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित भी किया गया था और राज्य स्तरीय पैसा महासम्मेलन 4 जून 2025 को उमरिया जिले के पाली में किया गया है। तो कहां पर किया गया? उमरिया जिले के पाली में राज्य स्तरीय पैसा महासम्मेलन किया गया था 4 जून 2025 को ही। अब ये कहोगे आप सर बुक अपडेटेड है? अब भाई इसमें पूछना क्या है, 4 जून 2025 का जब अपडेट है, अपडेटेड है। मध्य प्रदेश के पैसा नियम के बारे में कुछ बात करेंगे, अध्याय और प्रावधान, और यहां से क्वेश्चन आपका एक पक्का आता है, आप सभी को पता है। अध्याय की बात की जाए, संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में ग्राम सभा और पंचायत राज संस्थाओं के बारे में है। अध्याय 3 शांति और सुरक्षा के बारे में है। अध्याय 4 भूमि प्रबंधन के बारे में है। अध्याय 5 जल संसाधन लघु जल संवर्ग की योजना प्रबंधन के बारे में है। अध्याय 6 खान और खनिज के बारे में है। अध्याय 7 मादक पदार्थ नियंत्रण के बारे में है। अध्याय 8 श्रम शक्ति की योजना के बारे में है। अध्याय 9 गौड़ वनोपज के बारे में है। अध्याय 10 बाजार मेलों पर नियंत्रण के लिए है। अध्याय 11 में अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार लेने पर नियंत्रण के बारे में है। अध्याय 12 सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण के बारे में है। अध्याय 13 अधिनियम और नियमों में संशोधन के मामले में। अध्याय 14 प्रकीर्णन के मामले में। तो आप कहेंगे इसमें कितने अध्याय हैं टोटल आपके इसमें आपके मध्य प्रदेश के पैसा अधिनियम में 14 अध्याय का जो है रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं पर बुनियादी डेटा 15/2/2024 तक की बात किया है तो पैसा राज्य कितने हैं? 10 है। पैसा जिले की बात किया तो 665 है। पैसा ग्राम पंचायतें 2,55,197 है। पैसा गांव 77,564 है। पूरी तरह से कवर किए गए पैसा जिले जो है 45 है। आंशिक रूप से कवर किए गए पैसा जिले जो है आपके 63 है। तो आपको पंचायती राज संस्थाओं पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा है ये आपके कितने राज्य, कितने जिले, कितने ग्राम पंचायतों में कवर किए गए, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है। अब इसी तरह बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, तो इसको अधिनियमित जो है 11 सितंबर 1989 किया गया था। 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम को लागू जो है 30 जनवरी 1990 किया गया था। 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था। विस्तार संपूर्ण भारत में इसका, कुल धाराएं इसमें 23 हैं, कुल अध्याय इसमें 5 हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अध्याय और धाराएं कितनी हैं? 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। अब हम बात करें आपकी धारा की तो संक्षिप्त पहली धारा में कहता है कि संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। धारा 2 में अत्याचार, धारा 3 है ना, खा में संहिता CRPC 1973, गा में SC एक्ट 1966 24-25, घा में विशेष न्यायालय धारा 14, विशेष लोक अभियोजन धारा 15। धारा 3 कहता है कि अत्याचार के अपराधों के लिए दंड के बारे में। धारा 4 कहता है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड के बारे में। धारा 5 में है कि पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड के बारे में।
धारा 6 भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू करना। धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का अपहरण करना। धारा 9 शक्तियों को प्रदान किया जाना पुलिस अधिकारियों को। धारा 10 ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो, 3 वर्षों के लिए निष्कासन कम से कम। धारा 14 कहता है कि धारा 10 के अधीन आदेश का पालन न किए जाने के लिए सजा। धारा 14 विशेष न्यायालय राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष शक्ति की व्यवस्था करेगी। धारा 15 विशेष लोक अभियोजन राज्य सरकार के द्वारा ऐसे वकील जो 7 वर्ष का अनुभव के लिए नियुक्त करेगी। धारा 15A पीड़ित और साक्षी गवाह के अधिकार। धारा 100 राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति। धारा 17 विधि एवं व्यवस्था तंत्र पर नियुक्ति अधिकारी डीएसपी एसडीएम। धारा 18 अपराध करने वाले शक्तियों पर संहिता धारा 438 लागू न होना, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। धारा 19 अपराध करने वाले शक्तियों पर संहिता की धारा 360 लागू न होना, परवीक्षा अधिनियम उपबंध 18+ एज होनी चाहिए। धारा 21 अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का राज्य का कर्तव्य होगा। धारा 21 का 4 कहता है केंद्र सरकार के प्रति संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। धारा 22 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है और धारा 23 में अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति जो है रखी गई है। तो आपके SC/ST एक्ट जो आपका अमेंडमेंट जो 1989 लागू किया गया था 30 जनवरी 1990 को, इसमें 23 धाराएं एवं 5 इसमें अध्याय है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। कुछ जो बहुत इंपोर्टेंट थे इनके बारे में हमने जो है बात यहाँ पर की हुई है। मध्य प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, गौ कैबिनेट का गठन करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। क्या है? गौ कैबिनेट को गठन करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। राज्यपाल की अनुमति कब दी गई थी? 26 मार्च 2004 को। राजपत्र में प्रकाशन 29 मार्च 2004 को। अधिनियम लागू हुआ 29 मार्च 2004 को ही। तो आप कहोगे अनुमति राज्यपाल की 26 मार्च को दी गई थी और राजपत्र एवं अधिनियम का जो लागूपन है वो 29 मार्च 2004 को लागू कर दिया गया था। विस्तार इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। धारा इसमें टोटल जो है 18 है। अब मुख्य धाराओं की बात करें, धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में दी गई है जिसमें गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, सांड शामिल है। धारा 3 में पशु चिकित्सक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में। धारा 4 गौवंश के वध पर प्रतिबंध के बारे में। धारा 5 गौमांस रखने पर प्रतिबंध के बारे में। धारा 6 वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिबंध के बारे में। धारा 9 धारा 4 का उल्लंघन करने पर दंड है, मतलब कि गौवंश के वध पर दंड है। धारा 10 कहती है गौवंश के परिवहन के लिए अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रावधान संशोधन किया गया है 2019 में। तो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम मध्य प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य है। 29 मार्च 2004 को लागू किया गया था। इसमें कुल 18 धाराएं हैं जो कि इसमें जो मुख्य धाराएं थी उसकी बात की है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे पुलिस अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच करने का अधिकार है। अधिनियम में सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है। इस अधिनियम में कल्याणकारी संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। इस अधिनियम में संशोधन भी किए गए। 2019 में अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रावधान में संशोधन किया गया। 2012 में मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध नियम भी बनाए गए और इस अधिनियम को लागू भी मदद करते हैं। गौवंश कैबिनेट बनाने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की गौशालाओं को अब गौ मंदिरों के रूप में भी जो है दिया जा रहा है। तो अभी तक गौशाला जिसे हम कहते थे वो गौ मंदिर के रूप में इसको ख्याति प्राप्त यहाँ पर रखी जाएगी। चलिए बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006। वनों से संबंधित पूरा नाम क्या है? तो अनुसूचित जनजाति अनपरंपरागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006। आप सभी को भूलना नहीं है, हम ये जनजाति संबंधित चैप्टर को पढ़ रहे हैं पर न भूल जाओ, है ना। तो वन अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति और उनके परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 से संबंधित है। इसको अधिनियमित कब लगाया, मतलब इसको अधिनियमित कब किया गया? तो 29 दिसंबर 2006 को किया गया था, लेकिन लागू जो है आपका 31 दिसंबर 2007 को इसको लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 2008 से मध्य प्रदेश में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं एवं धाराओं की बात किया तो इसमें टोटल 14 धाराएं हैं। विशेष तथ्यों की इसमें बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य ST एवं अन्य परंपरागत वन निवासी तात्पर्य ST के अलावा सभी वर्ग से है। अधिनियम की धारा 3 में वन अधिकार का वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत वन अधिकार वन भूमि का जीविका और खेती हेतु पट्टा के लिए है। सामुदायिक वन अधिकार चारागाह, बांध, खेल मैदान, सड़क रास्ता के लिए है। दोनों प्रकार के अधिकार जो है जल, जंगल, जमीन से मिलेंगे। प्रदेश में अब तक 2,75,352 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार जो है दावे के लिए मान्य किए गए। इसके अतिरिक्त 29,996 सामुदायिक वन अधिकार दावों की मान्यता भी की गई है। वन अधिकार अधिनियम प्रदेश में अब तक 792 ग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन भी किया गया है। तो इससे कुछ तथ्य थे वन अधिकार से जो हमने भी बात की है। वन अधिकार के लिए दस्तावेज की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए 31 दिसंबर 2005 से पूर्व दस्तावेज होने चाहिए।
अनपरंपरागत वन निवासी के लिए 3 पीढ़ी या 75 वर्ष का दस्तावेज होना चाहिए जो 31 दिसंबर 2005 के पूर्व हो या फिर 3 पीढ़ी के हो। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2007 की बात की जाए तो अधिसूचित जो है आपका अनुसूचित जनजाति अनपरंपरागत वन निवासी अधिनियम धारा 2006 की धारा 14 क्लोज 1 के तहत जो है रखा गया है। नाम अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2007। इसको परिवर्तित कब किया गया तो 1 जनवरी 2008 को। संशोधन इसमें 6 फरवरी 2008 को किया गया, फिर पुनः इसमें 6 सितंबर 2012 को किया गया। इसमें जो विस्तार संपूर्ण भारत में है, इसमें कुल धाराओं की बात की तो 15 इसमें कुल धाराएं हैं, जिसमें से धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 में ग्राम सभा के बारे में है, धारा 5 उपखंड स्तर की समिति, एसएफओ फॉरेस्ट, एसईओ जनपद, रेंजर ऑफिसर एवं अन्य होंगे। धारा 8 में जिला स्तर की समिति की बात की गई है, डीएफओ सदस्य होंगे, सीईओ जनपद के होंगे और आयुक्त जनजाति में अन्य अधिकारी होंगे। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम जनजातियों संबंधित संस्थागत प्रावधान की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो संस्थागत जो प्रावधान है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो इसका जो भाग है 16 भाग है। अनुच्छेद 338 का के तहत इसको रखा गया है। स्थापना 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को जो है अलग कर दिया गया है। तो इन दोनों को एससी और एसटी एक्ट को दोनों को अलग कर दिया गया है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में अध्यक्ष की बात किया तो अंतर सिंह आर हैं और संरचना की बात किया तो अध्यक्ष के सहित इसके 5 सदस्य हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत गठित किया गया था। स्थापना 19 जून 1995 की गई थी। इसकी संरचना में 3 अशासकीय सदस्य होंगे जिसमें 1 अध्यक्ष होगा। वर्तमान में अध्यक्ष की बात किया तो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी है। तीसरा आता है जनजातीय सलाहकार परिषद। इसकी 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 क्लोज 1 के तहत इसका गठन किया गया था। 13 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी और जनजातीय सलाहकार परिषद भारत में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में शामिल है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार की जाती है। इसकी पहली बैठक 1978 में की गई थी। जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य इसमें जो है शामिल भी होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 338 का कहता है अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 338 का 1 कहता है आयोग के गठन के बारे में। 338 का 2 कहता है आयोग की संरचना के बारे में। 338 का 3 कहता है आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 338 के का 5 कहता है आयोग के कर्तव्य और कार्य के बारे में और 338 का 5 का घ कहता है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित जो प्रावधान है 338 का के तहत है। अब इस 338 का में ही आपके देखो जाए तो 5 खंडों में इसको जो है विभाजित जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको याद करने होंगे। प्रमुख अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 371 का कहता है नागालैंड से संबंधित। 371 खा कहता है असम से संबंधित। 371 गा मणिपुर से संबंधित। 371 चा सिक्किम संबंधित। 371 छा मिजोरम संबंधित। 371 झा जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। तो यहां पर हम बात करेंगे जनजातीय उपयोजना सब प्लान के बारे में। तो पंचम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उपयोजना नामक एक दृष्टिकोण को विकास किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के विकास के साथ साथ अशिक्षा, ऋण, गृहस्थता और शोषण पर ध्यान जो है दिया गया है। जनजातीय उपयोजना के विकास में डॉक्टर श्याम चरण दुबे का अहम योगदान देखने को मिलता है। इसके प्रमुख उद्देश्य नी उपयोजना के सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया को तेज करना, लोगों की आंतरिक शक्ति का निर्माण करना, संगठनात्मक योग्यता को विकसित करना, ये उसके क्या है उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। गोवा प्लान सरकार का साकार करने के तथ्य हैं कुछ, इसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गोवा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का प्रावधान 366 क्लोज 25 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 की गई है। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। अनुच्छेद 375 1 के अंतर्गत 23/4/2020 को जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रोजगार एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। डेबर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, डेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह को गठन करने की सिफारिश जो है की हुई है। संविधान की 5वीं अनुसूची भारत में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है।
संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 342 के क्लोज 1 में अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में जोड़ा गया है। ऑपरेशन गोरेला ग्रीन कोरकू एवं गोंड जनजातियों के सामूहिक आंदोलन है। यह उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण किया जाए। तो ऑपरेशन गोरेला जो है कोरकू गोंड जनजाति संबंधित है। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। पैसा नियम मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंड जो कि 89 है सभी जगह लागू है और प्रदेश की कुल 511 जनजाति ग्राम पंचायतों को पैसा अधिनियम लागू किया गया है। लोकसभा में सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 47 है, जबकि मध्य प्रदेश में सीटों की बात किया तो 6 है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनिमय 1972 को संशोधित करके 2021 में लागू किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है। तो हमने यहाँ पर आपके अनुसूचित जनजातियों संबंधित मुख्य जो बातें थी इसकी बात की है। अब हम एक नजर मान लेते हैं जैसे सम्मेलन दिनांक कब हुआ था। तो बैगा सम्मेलन 7 जून 2025 को डिंडोरी के बजाग में हुआ है। कोल सम्मेलन 9 जून 2025 को शहडोल के बिहोरी में हुआ है। सहारिया सम्मेलन 18 जून 2025 को शिवपुरी के कोलारस में हुआ है। ये आपके संस्कृति अधिकार विकास खंड को समर्पित ये कुछ सम्मेलन हुए हैं। अब इसी चैप्टर के मध्य प्रदेश में जनजाति चैप्टर से अब आएंगे हमारे एमसीक्यू जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाते हैं। तो एक वीडियो में हम पूरा आपकी डिटेल्स में बात करते हैं सब्जेक्टिव, फिर दूसरी वीडियो में हम जो है एमसीक्यू को लगाते हैं। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ पर पहले चैप्टर में आपको दिखा देते हैं इंडेक्स पर हम। दूसरा चैप्टर हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जैसे गोंड, कोल, कोरकू, सहारिया, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। क्या संबंधित है, कैसे इसकी बनावट है, किस तरीके के प्रावधान है, तो इनके बारे में बात करेंगे। अभी हमने संवैधानिक प्रावधान की बात की, संविधान में इनका कहाँ महत्व है, संविधान में इनके राइट्स कहाँ है, इसके बारे में अभी हमने बात की है। भौगोलिक विस्तार की अगर वीडियो आप लोग नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि भौगोलिक विस्तार भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए धन्यवाद।